हेलो लर्नर्स। स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसमें हम देखेंगे कि मैसेज फ्रॉम वोटर इन्होंने क्यों कहा है। हाल ही में आपने देखा होगा कि जो बाईपोल इलेक्शन है वो कंप्लीट हुए, बाईपोल इलेक्शन के रिजल्ट भी आ गए और उस रिजल्ट का जो एनालिसिस है वो सामने क्यों रखा, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2023 2024 में लोकसभा चुनाव है शुरुआत में ही हो जाते हैं। तो लगभग लोकसभा चुनाव के लिए सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल बचा हुआ है, एक मोटा मोटी देखी जाए। और अभी हाल ही में दिसंबर 2023 में भी कुछ चुनाव होने वाले हैं, और जैसा कि आप जानते हो हमारे देश में कहीं ना कहीं 3 से 4 महीने में चुनाव होते ही रहते हैं। तो ये एक एनालिसिस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब से 2014 से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, इस चीज़ का महत्व और बढ़ गया है कि आखिरकार एक एक चुनाव का महत्व बढ़ गया है कि इवन ये तो चलिए छोड़िए, बीएमसी के या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए या सरपंची के चुनाव हुए, मतलब छोटे से छोटे चीज़ों के चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उसे बड़ा ग्लोरीफाई करके लोग देखते हैं। उसी रो में ये उपचुनाव के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसमें हम इलेक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे साथ तब। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर मैं आपको इस एडिटोरियल की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां आप जाकर वो भी आप रीड कर सकते हो। तो क्या बोल रहा है भाई। और साथ ही साथ अनअकैडमी पर किसी भी प्रकार का अगर सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, SHRI NATH10। ये कूपन कोड यूज़ करके जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है उसे आप अवेल कर सकते हो। तो भाई एडिटोरियल अब क्या बोल रहा है। मैसेज फ्रॉम वोटर, मैसेज क्या दिया है वोटर्स ने। चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा एंड उत्तराखंड हैव बीन स्ट्रेंथेंड बाय द बाईपोल रिजल्ट। तो यहाँ पर एक रिजल्ट आए हैं सामने। एक तो उड़ीसा का, जिसमें नवीन पटनायक जी की सरकार है, बीजू जनता दल। दूसरा उत्तराखंड, जिसमें पुष्कर सिंह धामी की सरकार है। और पुष्कर सिंह धामी आपको मालूम होगा कि हाल ही में उत्तराखंड के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट से हार गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि वहाँ पर भी बाई इलेक्शन करवाए गए। क्यों बाई इलेक्शन करवाए गए? क्योंकि अब उन्हें मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया। पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री क्यों घोषित कर दिया गया था? क्योंकि पार्टी संगठन के तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर जीत दिलवाई थी, तो इसलिए वो महत्वपूर्ण हो जाते थे। और जीत कब दिलवाई? जब उन्हें 6 महीने के लिए ही मुख्यमंत्री का टर्म मिला हो, तो ऐसी समय में उनकी जो महत्ता है वो बढ़ जाती है। और यही कारण था कि उनके लिए मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया गया। लेकिन मुख्यमंत्री पद के दावेदार होने के लिए ये जरूरी होता है कि आपको या तो विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए या विधानसभा का। अब विधानसभा का सदस्य कहाँ से होते हैं? एमएलए बनना चाहिए, लेकिन एमएलए तो बने नहीं थे। दूसरी बात, उत्तराखंड में कोई विधान परिषद वाली चीज़ भी नहीं है जैसी उत्तर प्रदेश में है, तो विधान परिषद के भी सदस्य नहीं बन सकते थे। तो उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव में पुष्कर सिंह धामी की जीत हुई। तो ये दोनों चीज़ें या दोनों उदाहरण उड़ीसा के हों या उत्तराखंड के हों, ये चीज़ तय करते हैं कि पुष्कर सिंह धामी की पकड़ मजबूत हुई है उत्तराखंड के अंदर, या जो लोग पुष्कर सिंह धामी का विरोध कर रहे थे अब उनका मुंह शांत हुआ है, और बीजू पटनायक दल का उड़ीसा के अंदर पकड़ मजबूत हुई है। तो इट इज़ नॉट ऑफन दैट वाई इलेक्शन ऑफ एनी सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज, ये सामान्यतः देखा नहीं गया है कि वाई इलेक्शन का कोई एक महत्वपूर्ण परिणाम निकले या लोग उस चीज़ को सीरियस लें। लेकिन जो अभी ये वाले बाई इलेक्शन हुए हैं ये बहुत मायनों में महत्वपूर्ण हो जाते हैं अलग अलग पार्टियों, जिन जिन पार्टियों के कैंडिडेट जीते हैं उनके लिए। बट उत्तराखंड वेयर द चीफ मिनिस्टर वॉज इन डू और डाई बैटल। उत्तराखंड में तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर चीफ मिनिस्टर नहीं जीतते, पुष्कर सिंह धामी नहीं जीतते, तो उनका मुख्यमंत्री पद खो जाता या उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ता। वेयर द चीफ मिनिस्टर वॉज इन डू और डाई बैटल, केरला वेयर द मेन अपोजिशन द कांग्रेस वॉज फाइटिंग फॉर सर्वाइवल, एंड उड़ीसा वेयर द रूलिंग पार्टी वॉज सीकिंग टू अनदर वोट कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर 3 स्थितियाँ बनी। उत्तराखंड के सीएम का डू और डाई, मारने मरने डू मरने और करने वाली स्थिति थी। दूसरी बात, अगर केरला की बात करें तो एक मेन अपोजिशन कांग्रेस, जो कि पिछले 2 साल से सत्ता में नहीं आया है, खुद के रिवाइवल के लिए तलाश कर रहा था। और तीसरा है उड़ीसा, जहां पर जो रूलिंग पार्टी है बीजू जनता दल, वो अपनी और खुद की मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि आपको मालूम होगा बीजेपी वहाँ पर भी बहुत दम सम से लगी हुई है कि वहाँ पर
पूर्ण बहुमत की उसकी सरकार बने। और यही रीज़न है कि जहाँ जो नॉन हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ पर बीजेपी को थोड़ा सा क्या करना पड़ रही है, मेहनत करनी पड़ रही है खुद की सरकार बनाने के लिए। ऑल्सो हाई स्टेक इन टेस्ट, और ये सभी के सभी नो डाउट एक बड़े हाई स्टेक मतलब कॉन्टेस्ट थे। एन इम्प्रेसिव विक्ट्री इन द Trikada Assembly by-election has revived the Congress in Kerala from the slumber and the chaos that gripped the party following two consecutive assembly election defeat इन 2016 एंड 2021। तो यहाँ पर केरला में कांग्रेस की सीट जीतना कांग्रेस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है। क्यों महत्वपूर्ण बात हो जाती है? क्योंकि आपने देखा होगा कांग्रेस पिछले 2 टर्म से अपोजिशन के अंदर बैठी हुई है केरला में, जबकि वो केरला में एक अच्छी खासी पोजीशन में रहती थी। और आपने भी सुना होगा कि राहुल गांधी ने एक यूपी की अमेठी से टिकट भरा था सांसद का, दूसरा केरला से भरा था। तो केरला वाली सीट वो राहुल गांधी जीत गए थे और अमेठी से स्मृति ईरानी के द्वारा हार गए थे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कांग्रेस की कितनी बड़ी पकड़ है। जबकि राहुल गांधी को कोई ऐसा नहीं है कि मलयालम भाषा आती है या राहुल गांधी वहाँ के निवासी है, ऐसा नहीं है। फिर भी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की जो स्ट्रांग होल्ड है केरला के अंदर, उसकी दम पर वो जीते थे। तो यही कहना है कि कांग्रेस के स्ट्रांग होल्ड होते हुए 2016-2021 में कांग्रेस अपनी सत्ता नहीं कर पाई, अपनी पावर सत्ता में नहीं आ पाई। लेकिन इस बाई इलेक्शन में उसको सीट जीतना कहीं ना कहीं उसके लिए रिवाइवल का काम करेगा। द सीट ऑफ कांग्रेस टॉक ऑन स्टेन पार्टी इवन 2021 व्हेन द रूलिंग लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी वन 99 ऑफ द 140 सीट। और जब 2021 में चुनाव हुए तो उस समय एलडीएफ ने 140 में से 99 सीट जीती थी। द सीट हैज़ फैलन वैकेंट फॉलोइंग द डिमाइस ऑफ पीटी थॉमस हु हैड शोन ग्रेट करेज टू स्टैंड अप इन द कैथोलिक चर्च ऑन द इशू ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो यहाँ पर ये सीट खाली क्यों हुई थी? क्योंकि ये जो थॉमस पीटी थॉमस की मतलब मृत्यु हो गई थी, उसके कारण ये सीट खाली हुई। और ये सीट खाली हुई और क्यों हुई थी यहाँ पर, ये पीटी थॉमस क्यों जीते थे? क्योंकि उन्होंने जो कैथोलिक चर्च थे उनकी जो पब्लिक पॉलिसी थी उनको लेकर यहाँ पर डिस्कशन किया था। ये एक डिटेल मुद्दा है, इसे हम कभी अलग उसमें डिस्कशन करेंगे कि कौन सी पब्लिक पॉलिसी थी। आप बस ये समझो कि चर्च में चल रही व्यवस्थाओं पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया था। इसमें बहुत सी चीज़ें इसमें शामिल हैं। कहीं ना कहीं जो लोग चर्च में जाके अपनी फरियाद, जो लोग क्रिश्चियन हैं वो इस बात को जानते होंगे कि वहाँ जाके चर्च के फादर के साथ अपने गुनाह कबूलते हैं। उन गुनाह कबूलने के लिए कभी कभी क्या होते हैं, जो फादर टेढ़े मेढ़े माइंड के होते हैं वो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं और उनको ब्लैकमेल करने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों और भी कई चीज़ें हैं, तो ये मैंने एक शॉर्ट में बता दिया आपको। तो उसके खिलाफ क्या हुआ था, पीटी थॉमस ने आवाज़ उठाई और इसी कारण वो वहाँ पर जीते थे। अब बात करते हैं उनकी वाइफ। हिज वाइफ उमा थॉमस वाज कांग्रेस कैंडिडेट। उनकी जो वाइफ थी उमा थॉमस, वो किस की कैंडिडेट थी? कांग्रेस की कैंडिडेट थी। द एलडीएफ वाज क्रिटिसाइज ऑन ग्राउंड दैट सॉट टू अलाइन हिज सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट एंड कैंपेन विद विशेष ऑफ द चर्च। तो यहाँ पर जो एलडीएफ है, अब वो उनकी वाइफ तो जीत गई, वाइफ थी कांग्रेस के अंदर, तो सीधी सी बात है, एक तो सहानुभूति वाला बात भी हो जाता है और एक ऐसे लीडर के प्रति सहानुभूति ज़्यादा बढ़ जाती है जो लीडर वहाँ पर एक पब्लिक में एक अपनी छवि रखता है। अब भले ही वो कांग्रेस में थी लेकिन उनकी पत्नी के प्रति एक संवेदना व्यक्त हो जाती है। और साउथ के अंदर ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। इवन वहाँ के लीडर्स को लोग भगवान की तरह पूजते हैं, मंदिर बना लेते हैं, फिल्म स्टार के मंदिर बना लेते हैं। तो किस टाइप के इमोशंस जुड़े होते हैं। तो उनकी भाई कांग्रेस से थी तो वही जीती। लेकिन जो एलडीएफ थी, एलडीएफ की जो सीट थी, उस पर क्यों आरोप लगे? क्योंकि उस पर ये आरोप लगे कि इसने जो टिकट दिया है वो चर्च से क्या होकर प्रभावित होकर कैंडिडेट को खड़ा किया है। और वो जो कैंडिडेट है वो चर्च का क्या है, मतलब हितकारी है, चर्च के पक्ष में रहता है। द कांग्रेस लेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑल्सो टर्न इलेक्शन इनटू रेफरेंडम ऑन द सिल्वर लाइन सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट दैट पिनराई विजयन गवर्नमेंट वाज चैंपियनिंग। तो यहाँ पर एक और जो कांग्रेस का यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है उसने एक और चीज़ का विरोध किया जिसमें सिल्वर लाइन सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट की बात थी, जिसमें पिनराई विजयन गवर्नमेंट वाज चैंपियनिंग।
तो यहाँ पर इस चीज़ को मैंने एक सेपरेट एडिटोरियल में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने अगर प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं या आप अगर प्रॉपर रीड भी कर रहे हैं द हिंदू के एडिटोरियल्स को, तब भी आपको ये मालूम होगा ये एक डिफरेंट इशू है। तो इस चीज़ को भी कांग्रेस ने क्या किया, उठाया और उसके कारणों से विक्ट्री मिली। द विक्ट्री बाय an increased margin in comparison with 2021 reinforced the leadership of B.D. Sadasin, the leader of the opposition, and K. Sudhakaran, the president of the Congress state unit। तो यहाँ पर जो विक्ट्री हुई है वो 2021 से भी ज़्यादा मार्जिन से विक्ट्री हुई है। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ शो करती है कि जो LDF मतलब सॉरी UDF है, कांग्रेस का यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसके जो लीडरशिप है, जिसमें पहला नाम आता है BD सतीशन का, दूसरा नाम आता है अपोजिशन लीडर के सुधाकरण का, और तीसरा जो अध्यक्ष प्रेसिडेंट हैं किसके, कांग्रेस स्टेट यूनिट के, उनका। इन तीनों मतलब इन दोनों लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कांग्रेस को जिताने के लिए। द CPI एंड LDF मस्ट टेक द लेसन फ्रॉम द रिजल्ट विथ ह्यूमिलिटी एंड अप्रोप्रिएटली रिकैलिब्रेट देयर पोजीशन। तो यहाँ पर LDF हो या CPI जिसकी गवर्नमेंट है, इन दोनों को इस चीज़ को सोचना चाहिए कि आखिरकार एक ह्यूमिलिटी है, आपकी सरकार है और फिर भी आप एक बाई इलेक्शन नहीं जीत पाते हैं। और किसी भी सरकार को मान लो किसी भी राज्य में, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर उत्तराखंड का ही ले लें कि उत्तराखंड में सरकार किसकी है, बीजेपी की। फिर भी अगर बीजेपी बाई इलेक्शन नहीं जीत पाती है तो ये बहुत बड़ी नाक कटाने वाली बात होती है। तो यहाँ पर इनका यही कहना है कि वो अपनी पोजीशन को देखें और फिर से खुद को रिकैलिब्रेट करने के लिए कोशिश करें। द ओडिशा बजरंग नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी रूलिंग बीजू जनता दल कैंडिडेट अलाका मोहंती won by margin 66,122 vote, defeating the Congress that pushed the Bharatiya Janata Party to third positions। तो यहाँ पर अलका मोहंती जो बीजू जनता दल की कैंडिडेट थी, उन्होंने किसको, कांग्रेस के कैंडिडेट को हराया। वो भी कितने मार्जिन से हराया, 66,122 कैंडिडेट से हराया, वोट से हराया सॉरी। और कब हराया, जब कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को थर्ड पोजीशन पर लाके खड़ा कर दिया चुनाव के अंदर। द बायपोल वाज नेसेसिएट बाय द डेथ ऑफ द विनर हस्बैंड किशोरी मोहंती। और ये बायपोल यहाँ पर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो उनके हस्बैंड थे, आपने देखा होगा वहाँ पर भी हस्बैंड निपट गए थे केरला के अंदर, यहाँ पर भी हस्बैंड निपट गए थे। यहाँ पर किशोर मोहंती इनका नाम था। तो ये ख़त्म हो गया, तो इसके कारण बाई इलेक्शन हुए और उसके प्लेस पे अलका मोहंती जो उनकी पत्नी थी वो जीती। द रिजल्ट हैज़ फर्दर स्ट्रेंथेंड द हैंड ऑफ द चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक who revamped his council of minister immediately after the victory। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं, उनकी जो पकड़ है पार्टी के अंदर, राज्य के अंदर, उसको मजबूत किया है इस विक्ट्री ने। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर जिस राज्य में जिसकी सरकार हो उसका कैंडिडेट जीत जाए तो ये आजकल इस हिसाब से शो किया जाता है कि जनता उस गवर्नमेंट की पॉलिसी को स्वीकार कर रही है। और बीजू जनता दल या नवीन पटनायक के केस में ये चीज़ इसलिए और अहम हो जाती है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लंबे मुख्यमंत्री रहे हैं, सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। और अगर एक और टर्म वो जीत जाते हैं तो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शासन करने वाले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो एंटी इनकम्बेंसी ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, वहाँ पर चुनाव जीता। जब बीजेपी दैट हैज़ बीन नर्चरिंग एम्बिशियस टू रिप्लेस BJD इन स्टेट हैज़ ईट टू हम्बल पाइन सीट थ्रू इट पार्ट ऑफ द बरगढ़ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी विच इट हैड वन इन 2019। तो यहाँ पर बीजेपी जो कोशिश कर रही है या सोच रही है कि भैया बीजू जनता दल के लिए वो क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी, तो ये अभी दिक्कत वाली बात है। इन 2024 मिस्टर पटनायक विल बी ऑन हिज वे टू बिकमिंग वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन 2024 की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं बीजू मिस्टर पटनायक अगर जीतते हैं तो वो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले चीफ मिनिस्टर होंगे। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी वन द चंपावत असेंबली सीट एज एक्सपेक्टेड। तो जैसे चंपावत
असेंबली सीट पुष्कर सिंह धामी ने जीत ली है उत्तराखंड के अंदर, और वो एक अपेक्षित भी था या उसका अनुमान भी था कि हाँ पुष्कर सिंह धामी ही जीतेंगे, टाइटनिंग हिज ग्रिप ओवर हिज पार्टी, और इससे कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर उनकी जो पकड़ है वो भी मजबूत होगी, क्योंकि छोटे मोटे लोग या कुछ नेता जो इस टाइप के नेता थे जो ये कोशिश कर रहे थे कि भैया पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री क्यों बना दिया गया, वो हार भी गए चुनाव फिर भी क्यों बना दिया, तो अब उनके कहीं ना कहीं शांत हो जाएंगे वो लोग। द बीजेपी हैड बीन गोइंग थ्रू churn in the state leading to elevation of Mr. Dhami who has won not MLA after the assembly election in February March। तो ये मैंने वही वो बात बोली कि उनके अंदर असंतोष पैदा था, तो वो अब कहीं ना कहीं शांत हो जाएगा। What the path ahead will be depend on how smartly Mr. Dhami navigate the dangerous road in the hill states politics। तो यहाँ पर अभी ऐसा नहीं है कि हर चीज़ पूरी सुलझ गई है, अब मेन काम तो अब शुरू होता है कि आखिरकार पुष्कर सिंह धामी उस नाव को कैसे नेविगेट करते हैं, उस चीज़ को कैसे नेविगेट करते हैं, और किस रोड को, एक डेंजरस रोड हिल स्टेट पॉलिटिक्स का। हिल स्टेट पॉलिटिक्स में आपको मालूम होगा इन्होंने एक फ्रेज टाइप का यूज़ करके बड़े कई चीज़ें इसमें कह दी हैं। आपको मालूम होगा हिली रीजन पे एक प्रॉपर रोड नहीं होता, ऊंच नीच होती है रोड में, तो वही इन्होंने टर्म यूज़ करके कि भाई एक हिली स्टेट में और कैसे पुष्कर सिंह धामी आगे नेविगेट करते हैं, ये देखना बाकी है। तो आई होप आपको ये एडिटोरियल क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।